गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, फिर से आपका ऑनलाइन की कक्षा में स्वागत है। आज मॉर्निंग शिफ्ट में आपका +1 का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का पेपर हुआ, जिसके आंसर इस प्रकार है। आज का जो +1 का इकोनॉमिक्स का पेपर है 90 मिनट का, 40 मार्क्स का, अर्धवार्षिक परीक्षाएँ में हो रही हैं आपकी। इसमें प्रश्न अनुसार आपने उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, बिना समय गवाए बोलते हैं बहुवचन के रूप में निम्नलिखित से कौन सी है? बहुवचन के रूप में निम्नलिखित से कौन सी सांख्यिकी की विशेषता है? इन प्लूरल सेंस द विच ऑफ आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टिक्स। आंकड़ों का समूह केवल शब्दों में अनेक कारणों से प्रभावित व्यवस्थित रूप से संकलित। एग्रीगेट ऑफ डाटा ओनली एक्सपेंसिव इन वर्ड इफेक्टिव मल्टीप्लाई विकाइजेज एंड कलेक्टेड इन ए सिस्टमेटिक मैनर। तो यहाँ पर ओनली एक्सप्रेस इन वर्ड यानी केवल शब्दों, ये हमारा नहीं है, बाकी सांख्यिकी की तीनों की तीनों विशेषताएं हैं। तो इसलिए आपका उत्तर बी रहेगा, क्योंकि विशेषता नहीं पूछा इसमें। ठीक है, नहीं पूछा था तो ये हो गया। अगला दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक आंकड़ों का स्रोत है? सरकारी प्रकाशन, निजी प्रकाशन। सरकारी प्रकाशन भी है, द्वितीयक आंकड़े हैं। निजी प्रकाशन भी द्वितीयक आंकड़े हैं, क्योंकि कहीं से आंकड़े उठाता है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट, ये भी उपरोक्त सभी है। तो हमारा उत्तर दूसरे का रहेगा, उत्तर उपरोक्त सभी। इसके बाद हम अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माप सूचकांक आदर्श माप सूचकांक माना जाता है? लाप्लासियन का, पास्चर का, दोनों का मिक्सचर है। फिशर का, तो फिशर का सूचकांक को हम मानते हैं। हमारा उत्तर रहेगा सी। इसके बाद जो अगला आपका है, किस वर्ग की सीमा और निम्न सीमा का उस मूल्य को वर्ग सीमाएँ नई वर्ग सीमा तो ऊपर नीचे वाली होती है, वर्ग अंतराल उनके बीच का अंतर होता है। मध्य मूल्य, जब दोनों को जोड़ दिया जाता है ऊपरी सीमा निम्न सीमा को और फिर 2 से भाग दिया जाता है, तो उसको औसत मूल्य या मध्य मूल्य भी कहते हैं, या औसत मूल्य वर्ग निम्न सीमा को औसत मूल्य को मध्य मूल्य भी कहते हैं। दोनों नाम से पुकारा जाता है। तो हमारा मिड वैल्यू होगा, मध्य मूल्य, औसत मूल्य। ये हमारा उत्तर रहेगा, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द अपर लिमिट इन वर्ड कॉल्ड। किसी श्रृंखला में एक मद जितनी बार आती है उस मद को कहा जाता है आवर्ती, वर्ग आवर्ती, संख्या आवर्ती, संचय आवर्ती। द नंबर ऑफ द टाइम ऑफ द आइटम अपीयर्स इन द सीरीज कॉल्ड इट नंबर, क्लास क्लासिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेटेड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हमारा उत्तर सी रहेगा। आप इस चीज़ को उत्तर सी दे सकते हैं। दूसरा अगला आपका, जब सहसंबंध गुणांक +0.25 तथा G +0.75 बीच होता तो उसे क्या कहते हैं? When the correlation coefficient is between the +0.25 and +0.75, it called perfect degree correlation, high degree correlation, moderate degree correlation, low degree correlation। देखिए, एक पूर्ण होता है, एक और 75 के बीच में ऊंच परिणाम होता है, 25 और 75 के बीच में मध्य परिणाम होता है, और 0 और 25 के बीच में निम्न परिणाम होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर सहपूर्ण परिणाम भी नहीं है, ऊंच परिणाम में है, तो हमारा सी उत्तर आएगा हमारा इसमें। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जब दो चरों के संबंधों को एक साथ अध्ययन किया जाता है तो संबंधों को सरल कहते हैं। When is the relation between the two variables situated similarly, it called the simple multiple, simple, सरल। सत्य का ये उत्तर रहेगा आपका। 8वां, जो व्यक्ति आय के सर्जन के लिए वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करता है उसे उत्पादक कहते हैं। प्रोड्यूसर। आंकड़ों, ए पर्सन हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट ऑफ इनकम इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। आंकड़ों और स्तंभों के पंक्ति में सारणीबद्ध करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ द अरेंज डाटा करेक्टली। इसको सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारणी। लोग ले देते हैं सारणी, तमूल। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में 2 विकल्प दिए गए हैं, आपने और
ए तथा तर्क आर को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों से ही चयन करना है। हमारा अभिकथन है आवश्यकताओं की तुलना में संदेह ज़्यादा दुर्लभ होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आवश्यकताएँ अधिक होती है, संदेह संसाधनों में हमेशा कम ही होते हैं। और आर्थिक समस्या वैकल्पिक उपयोगों से दुर्लभ संसाधनों का समस्या, बिल्कुल ठीक है ये भी, और इसकी व्याख्या भी करता है। तो हमारा उत्तर सही कौन सा रहेगा? पहला है अभिकथन ए और दोनों सत्य हैं तथा ए की समष्टि में मिलता है। हमारा पहला ही उत्तर ठीक है। तो हमारा ए इंग्लिश में ए ठीक होगा आपका, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। प्रश्नावली से क्या अभिप्राय है, इसका प्रश्न मैं बाद में दे रहा हूँ। थोक मूल्य इसका भी हमें आपको पेपर के बाद में आपको अटैच किया हुआ है। प्राथमिक आंकड़ों संकलन, संख्या और उसके 4 उद्देश्य, इन सभी प्रश्नों का उत्तर चित्र में ग्राफिक प्रस्तुतिकरण का आपको उत्तर प्रश्न पत्र दिया जा रहा है पीछे। तो देखिए, सबसे पहले आपका प्रश्न था ग्यारहवां, प्रश्नावली क्या है और प्रश्नावली अनुसूची मंत्र क्या है। तो प्रश्नावली प्रश्नों और प्रश्नों कथनों की एक सूची होती है जिसे किसी विषय के बारे में जानकारी या डेटा इकट्ठा करने के लिए लोगों समूह को दिया जाता है, उसे प्रश्नावली कहते हैं। हमारा प्रश्न 11 का उत्तर है KUES क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर है आपका। ये आपका है जानकारी है, मैंने प्रश्नावली बिल्कुल इजी दे रखा है। प्रश्नावली प्रश्नों या कथनों की एक सूची होती है जिसे एक विषय के बारे में जानकारी या डेटा इकट्ठा करने लोगों को समूह को दिया जाता है। पता लगा प्रश्नावली का? यह डेटा संग्रह करने की एक विधि है जिसका उपयोग सर्वेक्षण के सर्वे या अनुसंधान से द्वारा किया जाता है। अब अगला है आपका ये प्रश्न जो पूछा गया कि प्रश्नावली अनुसूची में क्या अंतर है। प्रश्नावली उत्तरदाता स्वयं प्रश्न भरते हैं, जबकि अनुसूची में शोधकर्ता प्रांगण सीधे प्रश्न पूछ करके भरते हैं। ठीक है, शिक्षित लोगों द्वारा ये आप इसका उत्तर कई क्वेश्चन अच्छी तरह से। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आपका आता है 12। इसका आंसर क्या आएगा वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था आपका थोक मूल्य सूचकांक की परिभाषा क्या है। तो थोक मूल्य सूचकांक की परिभाषा आप दे रखिए। थोक मूल्य सूचकांक एक मुद्रास्फीति माप है जो थोक बाजार में यानी उत्पादकों और बड़े व्यापारियों के स्तर पर चुनी हुई वस्तुओं और कीमतों में होने वाले औसत मूल्य का परिवर्तन को मापता है। यह दर्शाता है कि पूर्णतः स्तर पर पहुंचने से पहले ही माल की कीमत में कितना उतार चढ़ाव आया, और इसे भारत में व्यापक रूप से मुद्रास्फीति का संकेतक माना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 और इसका उत्तर आया आपका, दे रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या था? प्राथमिक आंकड़ों संकलन की विभिन्न विधियाँ। तो विधियाँ दी हमने व्यक्तिगत, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि, प्रत्यक्ष मौखिक साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली, अनुसूचियाँ, अवलोकन, संवाददाताओं द्वारा सूचना, ये सारे के सारे आपके प्राथमिक है। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन था आपका। 4 मैंने बताया, इनके बारे में एक लिखना सा लिख सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए भी साथ साथ में इंग्लिश है। इंडाटोल इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चनेयर, सर्विलेंस और सर्वेक्षण, ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन फॉर द लोकल बॉडीज़। इसके बाद समांतर, अगला प्रश्न आपका समांतर माध्यम। ये क्वेश्चन नंबर आपका है, आपके लिए बता दें, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 14। इसका उत्तर है आपका, इसको समांतर माध्य भी कह देते हैं। सांख्यिकी औसत का दूसरा नाम है वो समांतर माध्य। स्टैटिस्टिक्स एवरेज या अर्थमेटिक मीन्स में एक ही बात है दोनों, या थोड़ा सा बोलने में डिफरेंस घुमा के पूछ रखे हैं। और इसके 4 उद्देश्य बताने हैं। पहला उद्देश्य होता है कि जो सांख्यिकी औसत होता है वो प्रतिनिधित्व करता है, ये एक सकल मूल्य के रूप में समकमाला जितनी भी डाटा सीरीज है उस सारी का केंद्रीय मूल्य होता है, सेंट्रल वैल्यू होती है ये उसकी। नंबर 2, तुलनात्मक विभिन्न समूहों के बीच औसत मूल्य की तुलना करने में सहायता करता है। और नंबर 3, संख्या विश्लेषण का आधार है ये, विषमता, सहसंबंध जैसे संख्या विश्लेषण का आधार प्रदान करता है। नंबर 4, नीति निर्धारण और भविष्य अनुमान, प्राप्त माध्य मूल्यों के आधार पर नीतिगत निर्णय लेने, भविष्य के अनुमान लगाने और निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है। ये हमारे 14 नंबर प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न था, 14वां प्रश्न। और इसके बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर दिया है
प्रश्न नंबर 15 है आपका चित्रीय और ग्राफिक प्रस्तुतिकरण के लाभ हैं। तो मैंने ये लाभ दिए हैं आपके। सरलता और स्पष्टता जटिल डेटा को समझने में आसान बनाता है। नंबर 2 आकर्षक प्रस्तुति का आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। नंबर 3 तुलना में सुगमता, विभिन्न चीज़ों की तुलना करना सरल हो जाता है। नंबर 4 याद करने में आसानी, जानकारी को जल्दी से याद करने में मदद करता है। नंबर 5 सांख्यिक विश्लेषण, डाटा के आगे विश्लेषण करने में सहायक होता है। ये हमने आपके लिए भी चित्र प्रस्तुतिकरण से या ग्राफिक प्रस्तुतिकरण से हमारे डाटा सरल हो जाते हैं। ये आपने ऊपर देखा, दोबारा से देख सकते हैं अभी इस चित्र को। ये पॉइंट ये हैं: सरल, आकर्षक, सुगम और विश्लेषण में आसानी, ये होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, आंकड़ा व्यवस्थीकरण क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो जिसमें आंकड़ों का व्यवस्थीकरण और उसके उद्देश्य हमने बताए हैं आपके। ये प्रश्न 6 नंबर का था। क्वेश्चन नंबर 16 आंसर ये आपका। इसके उद्देश्य समझ को बढ़ाना, तुलना में आसान करना, सरल बनाना, मस्तिष्क और लंबे समय तक प्रभाव रहना, वितरण बुद्धि और घनत्ववादी को दर्शाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य रहेंगे। और इसके अथवा में एक प्रश्न दिया हुआ था आपका 16 का, उसका उत्तर उसका आंसर भी आपको सामने दिया जा रहा है। प्रतिदर्श सैंपल मेथड से विक्रय, किसी बड़ी जनसंख्या समूह में से कुछ इकाइयाँ सैंपल को चुनना, जिससे उन चुनी हुई इकाइयों के धन से प्राप्त निष्कर्षों को पूरी संख्या पर लागू किया जा सके। यह विधि आमतौर पर सांख्यिकी और अनुसंधान में उपयोग की जाती है। इसका अभिप्राय, प्रमुख अभिप्राय, इसका मुख्य उद्देश्य कम समय में, कम लागत और कम समय में बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त करना होता है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है प्रतिदर्श का। प्रतिदर्श की विधि कौन कौन सी हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सैंपल मेथड से अभिप्राय किसी बड़ी संख्या समूह इकाइयों को सैंपल चुनना होता है। ये प्रमुख अभिप्राय सैंपल प्रायकर्ता प्रतिदर्श प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। इसमें पॉपुलेशन के हर सदस्य को चुने जाने की समान संभावना होता है। इसको रैंडम सैंपलिंग मेथड भी बोल देते हैं, सिंपल रैंडम मेथडिंग, लॉटरी विधि कह देते हैं। रैंडम नंबर जनरेट की तरह कोई भी इकाई इसमें चुनी जा सकती है। दूसरी व्यवस्थित प्रतिदर्श सिस्टमैटिक सैंपलिंग, ये एक शुरुआती बिंदु है यादृच्छिक रूप में चुन करके उसके बाद में हर उसी 9वें अक्षर पर चुना जाता है, यानी उसी अंक का उसी से सीरीज वाला चुना जाता है। इसके बाद आपका गुच्छ प्रतिदर्श क्लस्टर सैंपलिंग, जनसंख्या को समूह में बांटा जाता है, फिर समूह में से लॉटरी विधि से निकाला जाता है। गैर पारंपरिक प्रतिदर्श नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, इस नमूने में शोधकर्ता को निर्णय और सुविधा के आधार पर चुना जाता है। हर इकाई को चुन जाने की संभावना समान नहीं रहती। सुविधाजनक कन्विंसिंग सैंपलिंग, उन प्रतिभागियों को चुनना आसानी से उपलब्ध होता है। सदस्य प्रतिदर्श परपोजिव सैंपलिंग, शोध के उद्देश्य के आधार पर शोधकर्ता के ज्ञान से कुछ विशिष्ट लोगों को चुनना। और कोटा प्रतिदर्श, पहले जनसंख्या को विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर कोटा आधार पर बांटा जाता है, फिर समूह में निश्चित या कोटा में उन लोगों को चुन लिया जाता है। सोनोवाल प्रतिदर्श, सोनोवाल सैंपलिंग, मौजूदा प्रतिभागियों से अनुरोध करना कि वे अध्ययन के लिए अन्य लोगों को नामांकित करें, खास करके दुर्लभ आबादी के लिए। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 16 का अथवा भी आपके सामने सरल किया। हमारा प्रश्न नंबर 17 बाकी रह गया है, वो किन्हीं कारणों से मैं जवाब नहीं दे पा रहा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 17वें प्रश्न में अथवा वाला भाग बहुत आसान था। समांतर माध्य से क्या अभिप्राय, समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक उपयोग होने वाला है, इसको आप कर सकते हैं।